Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, तो आज आप सभी को संडे है, लेकिन आप लोग का दिसंबर बोर्ड का एग्ज़ाम जल्दी है। तो चलिए, कल हम आप लोग को P11 बता दिए थे, आज P12 चलेंगे। तो सभी अपने अपने कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10th P12। ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्लास 10 पीरियड 12 है, पार्ट 12 यानी पार्ट 12 आप लोग को बता रहे हैं। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल, 14 तथा 15 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? प्रतिशत क्या कहलाता है? 14 तथा 15 वर्ष के आयु का, यानी 14 से 15 वर्ष का जो बच्चा है वो अपने जाने वाले स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, आप सभी को ऑप्शन देके इसके बाद समझाते हैं। ऑप्शन ए निवल उपस्थित अनुपात, बी निवल उपस्थित अनुपात, अनुपस्थित अनुपात, और सी है साक्षरता दर, और डी है सकल अनुपस्थित अनुपात। चलिए, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन है कि 14 तथा 15 वर्ष के आयु स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है ना। कह रहा है कि 14 और 15 साल का जो स्कूल बच्चा जाता है, उस बच्चे को जाने को है ना, वहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है उनके साथ उसका कौन सा प्रतिशत कहलाता है। तो आप सभी याद रखिएगा, निवल उपस्थित अनुपात। क्या होगा? निवल उपस्थित अनुपात। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। दूसरा क्वेश्चन, संगठित
क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। आप लोग को बता दिया गया है कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो संगठित क्षेत्र का सही अर्थ को चुनना है कि संगठित क्षेत्र को कौन सा आता है सही। तो चलिए, पहला ऑप्शन है, यह उन उद्यमों को शामिल करता है, या उन उद्यमों का शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हो। जहां रोजगार की शर्तें नियमित हो। बी ऑप्शन, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सी ऑप्शन, यह कम वेतन प्रदान करता है। यह कम वेतन प्रदान करता है। डी ऑप्शन, इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। चलिए, आप सभी इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके बाद ही आंसर समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनिए। संगठित क्षेत्र क्या है, तो आप लोगों को असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में आप लोग को बता दिया गया है कि संगठित क्षेत्र वो होता है जहां पे नियम कानून सरकार के नज़र से काम करना पड़ता है, सरकार के रजिस्ट्रेशन, सरकार के नज़र में वो व्यक्ति रहता है, उसे समय पे काम करना रहता है, समय पे जाना रहता है ऑफिस और समय पे ऑफिस से आना रहता है ना। उसके साथ साथ उसका समय, उसका रजिस्ट्रेशन सरकार, गवर्नमेंट जो है सरकार के नज़र में वो व्यक्ति रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के नज़र में रहता है, जिसको हम लोग सरकारी कहते हैं, ठीक ना। उनको बैंक, उनको आपका इलाज सही मतलब सरकार द्वारा होती है। यानी अनेक प्रकार का संगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित क्षेत्र वो होता है जो कि अपने से काम करते हैं, कभी वो हटा सकते हैं, कई बजे जाएगा कई बजे छोड़ेगा, उसको मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है, तो यह उन उद्यमों का शामिल करता है जहां रोजगार के शर्तें नियम है। यानी उस उद्यम को, यानी उस व्यक्ति को शामिल करता है जहां पे वो व्यक्ति को उसमें आपको रोजगार की शर्तें नियमित है कि आपको 9 बजे आना होगा और 5 बजे छुट्टी हो जाएगा। यानी 9 बजे आप ऑफिस जाइएगा और 5 बजे आ जाइएगा, संडे को छुट्टी रहेगा। ये सब नियम है ना। जैसे सरकारी टीचर जितने हैं, सरकारी अफसर जितने हैं, ये संगठित क्षेत्र में आते हैं, इसलिए क्योंकि इन लोगों को नियम है कि जिस दिन छुट्टी है तो सभी को छुट्टी रहेगा, है ना। लेकिन आपके पापा मम्मी अगर कहीं पे काम करते होंगे, है ना, तो उनका नियम नहीं है, आप एक दिन कमाइएगा तो पैसा मिलेगा और 10 दिन बैठा रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। या त्यौहार का छुट्टी हो या संडे हो, आपका पापा मम्मी भैया अगर कमाएंगे तो ही पैसा मिलेगा। लेकिन संगठित क्षेत्र में यह है कि त्यौहार का छुट्टी रहता है तो भी पैसा उन लोग को मिलता है, क्योंकि वो संगठित क्षेत्र में आते हैं, गवर्नमेंट के नज़र में आते हैं। तो ये होगा आपका पहला ऑप्शन, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ ए। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां पे लोगों को रोजगार मिलता है। बात को समझ में आया ना।
वहाँ है जैसे संगठित क्षेत्र में उन लोगों को कब जाना है कब आना है ये नियम बना हुआ है ना, कितना तारीख को छुट्टी रहेगा ये सब त्योहार में रहेगा ये सब बना हुआ है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में जितना दिन आप काम कीजिएगा उतना ही दिन का मिलेगा। बात को समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? कौन सा क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो चलिए हम आप सभी को ऑप्शन दे रहे हैं। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक और सी तृतीयक और डी चतुर्थ। कहने के बताइए कौन सा क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, है ना? कौन सा ऐसा क्षेत्रक है जो कि हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक में आता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक में आता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। बात को समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, सामुदायिक सरकार किस देश में संबंधित है? सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? चलिए ऑप्शन पहले दे, इसके बाद हम समझा रहे हैं आप सभी को। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बेल्जियम, सी भारत और डी जर्मनी। देखिएगा क्या कह रहा है कि बताइए कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? कौन सा देश में सामाजिक सामुदायिक सरकार है? किस देश में, इसका ऑप्शन बताना है। तो आप सभी को बताए थे, है ना, कि श्रीलंका, बेल्जियम और भारत, ये तीन गो के बारे में आप लोग को बता दिए हैं कि तीन प्रकार के सरकार हमारे भारत देश में है, लेकिन एक प्रकार का केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार है। दूसरा, श्रीलंका में बताया गया था कि आबादी की वजह से वहां पे सिंहली भाषा को ही अपना सभी भाषा घोषित कर दिया, राजभाषा भी घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से श्रीलंका में युद्ध भी हुआ था तमिल और श्रीलंकाओं के बीच। तो वहां तो सामुदायिक भाषा नहीं था। आपको तीसरा, बेल्जियम में हम आपको बताए थे कि बेल्जियम में तीन प्रकार के सरकार होते हैं। एक सरकार होते हैं केंद्र सरकार, एक होते हैं राज्य सरकार, और एक कौन सा है? सामुदायिक सरकार। बताए थे कि नहीं? बताए थे। तो ये आपका सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो कौन सा देश से संबंधित होगा बताइए? किस देश में सामुदायिक मतलब सरकार है? तो है, कौन है? बेल्जियम में है। बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार है तीसरा स्तर की, जो अपने समाज के, अपना धर्म के लोग, अपना जाति के लोग ही अपने अनुसार सरकार बना सकते हैं। सिर्फ तीन पे, संस्कृति पर और शिक्षा पर और
भाषा पे, ये तीन ही पे सरकार काम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इस सबको उतारिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण को अंतर्गत कौन शामिल है? 4 क्वेश्चन बताया ना आंसर। 5वें चलिए, सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ऑप्शन बी हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। सी ऑप्शन है आप सभी का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। डी ऑप्शन आप सभी का है, सामाजिक समूह, भाषाई समूह और धार्मिक समूह। सामाजिक समूह, धार्मिक समूह और भाषाई समूह। अब ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, इसको याद नहीं करना है, समझना है। सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन आता है? सत्ता के साझेदारी में सभी लोग एक साथ, सत्ता का साझेदारी किसे कहते हैं आप लोग को बताया गया है। और ये सत्ता का साझेदारी आपका फरवरी में जो एग्जाम होगा उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, सत्ता का साझेदारी क्या है, बता भी आप लोग को दिए हैं और बताएंगे भी। सत्ता के साझेदारी में जो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन सा है? क्षैतिज वितरण मतलब सबका काम अलग अलग है ना। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। बी हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। सी विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका। डी सामाजिक समूह, धार्मिक समूह या भाषाई समूह। तो याद रखिएगा, क्षैतिज वितरण की अगर बात करेगा तो आपको क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आ जाएगा, क्योंकि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है लागू करना उसको, है ना, और पालन करना, और न्यायपालिका का काम है कि अगर किसी तरीका से इसमें कोई दिक्कत अगर हो जाता है तो आप उस दिक्कत को कोर्ट में जाकर, है ना, केस कर सकते हैं, न्यायपालिका आपको न्याय देगी। कोई दिक्कत? तो इसलिए क्षैतिज वितरण में आ जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है?
मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? चलिए ऑप्शन 1 ब्रुसेल्स, बी जर्मनी, लंदन, सी रोम और डी पेरिस। देखिए क्वेश्चन क्या उसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हम लोगों का अनेक प्रकार के संघ, एशिया महाद्वीप, यूरोपीय महाद्वीप, अनेक प्रकार का है। ये कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है अवस्थित है, मुख्यालय है वो कहाँ है? उसका मुख्यालय, यूरोप का मुख्यालय कहाँ है? वो मुख्यालय का जगह का नाम बताना है ना। ब्रुसेल्स में है, लंदन में है, या रोम है, या पेरिस है। तो याद सभी रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आप लिख लीजिएगा ब्रुसेल्स में ये अवस्थित है। मुख्यालय यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स में है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? आप सभी को दिख रहा है ना? डच, डच। चलिए ब्लैक से हम ऑप्शन लिखते हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि दिख रहा है लोग। चलिए ऑप्शन ए 40, बी 20, सी 39 और डी 59। ये आप लोग के लिए आंसर, आप लोग को आंसर ये बताना है, क्योंकि हम ये आपका बहुत बार बता चुके हैं कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। चलिए बताइए, तो याद रखिएगा डच भाषा बोलने वाले की संख्या 59 है। कितना है? 59। अब हम एक चीज बता देते हैं, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की संख्या 59। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि फ्रेंच भाषा के बोलने वाले की संख्या तो 40। देखिए याद दीजिएगा, इसी से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59, 59। लेकिन अगर यहाँ पे डच को हटाकर अगर फ्रेंच कर दिया जाता है तो याद रखिएगा कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले के प्रतिशत कितना? 40। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलने वालों की संख्या कितना है? 1%। 40% फ्रेंच, 59% डच और 1% आपका क्या है? जर्मन। ये टोटल मिला के 100%। तो अगर यहाँ पे अगर फ्रेंच भाषा लिखा हुआ रहता तो हम 40% लिख देते, लेकिन यहाँ पे डच भाषा लिखा हुआ है इसलिए हम 59% लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए उतारिए इसको। हमारे देश में राजभाषा हिंदी राजभाषा
हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? बोलने वालों का प्रतिशत हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? चलिए, ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 30 और डी 40। दिख रहा है ना? चलिए, तो ऑप्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे है ये क्वेश्चन, आपका एग्जाम में भी काम देगा और ऐसे भी काम देगा, ठीक ना? इसी को जीके कहते हैं, ठीक है? तो हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वाले, यानी हमारे देश, हमारा भारत देश है, तो बताइए हमारे भारत देश में राजभाषा यानी हिंदी भाषा बोलने वालों की आबादी कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना है? 10%, 20%, 30% कि 40%? कितने लोग हमारे देश में हिंदी बोला करते हैं? तो याद रखिएगा कि हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या 40% है। कितना है? 40%, 40% है। 40% हमारे देश का हिंदी बोलते हैं। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? भारत की अनुसूचित भाषाओं में भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? झारखंड की कौन सा भाषा शामिल है? चलिए, ऑप्शन के बाद आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ऑप्शन ए मैथिली, बी बोडो, सी डोगरी और डी संथाली। चलिए, आइए क्वेश्चन को समझिए। कहेगा भारत की अनुसूचित भाषाओं में, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सा ऐसा भाषा है जो कि भारत के अनुसूचित भाषाओं में शामिल है? भारत के अनुसूचित भाषाओं में कौन सा झारखंड की भाषा बोली जाती है जो कि आपको भारत की अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया है? समझ रहा ना? भारत के अनुसूचित में कौन सा भाषा को झारखंड का शामिल किया गया है? मैथिली, बोडो, डोगरी या संथाली। तो आप सभी याद रखिएगा कि हमारे राज्य के संथाली भाषा को भारत देश के, है ना, अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है। तो संथाली भाषा हमारे राज्य का भाषा है जो कि आपको भारत अनुसूचित भाषाओं में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। तो बस आज के लिए इतना, और इसको आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास कीजिए और पढ़ने के साथ साथ समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए, आप लोग का दिसंबर में अगर एग्ज़ाम 7 तारीख से अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं भी होता है तब भी आप तैयारी कीजिए। आप लोग को 10 दिसंबर से बोर्ड की तैयारी, जो आप लोग का जो फरवरी में एग्ज़ाम जो आपका लघु होगा, जो आपका 3 नंबर और 5 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा 10 तारीख से, इसी टाइप से जो आपका P1 P2 चल रहा है उसी तरीक़ा से P20 लेके चलेंगे और आप लोगों को उसको तैयारी करा देंगे ताकि आप अच्छे तरीक़ा से नंबर ला सकते हैं। तो बस आज के लिए
धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.